नमस्कार मित्रों, वीट एग्ज़ाम के जो ही बहुत नज़दीक अब तिथि आने के कारण से अब आपके इस चैनल पर सक्सेस एरो चैनल पर आपकी काफ़ी कुछ हेल्प होने वाली है। आइए देखते हैं मनोविज्ञान की वह यूनिट और वह टॉपिक जिसमें से 2 प्रश्न निश्चित ही आते हैं। काफ़ी दिक्कत होती है इनको याद करने में, तो आइए देखते हैं किस तरह से आरटीई निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम की इन धाराओं को और इनके जो 7 भाग है उनको याद करने की ट्रिक प्रस्तुत है। सबसे पहले ये देखें, क्योंकि आरटीई कई लोगों को इस तरह की भ्रांति है, तो आरटीई में देखें, एक तो है निःशुल्क अनिवार्य अधिकार जो शिक्षा का अधिकार है, एक तो है जो केंद्र सरकार ने बनाया था वो, और एक राजस्थान में जो बना था। राजस्थान में जो बना था 2010 में बना और 2011 से लागू हुआ, जबकि पूरे भारत में केंद्र सरकार ने जो बनाया वो 2009 में बना था और 2010 में लागू हुआ था। हमारे सिलेबस में, क्योंकि कई किताबों में दोनों दिए हुए हैं, हमारे सिलेबस में जो केंद्र के द्वारा बनाया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो बनाया वो है 2010, जो भाग 7 में 38वीं धारा जो है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पर ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर सकती है। उसका उपयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने इसको लागू किया, लेकिन वो 2010 है, जबकि 2009 अधिनियम केवल भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, तो हमारे सिलेबस में वो है। सबसे पहले देखते हैं, इस नियम में 7 भाग और 38 धाराएं हैं, ये बात याद होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाग 1 में कुल धाराओं की संख्या है 2। इसका मतलब है पहली और दूसरी धारा जो है वो भाग 1 में है, दूसरे में है 3, पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 3 दूनी 6, चौथा सबसे चोखा अर्थात सबसे अच्छा जिसमें सर्वाधिक धाराएं हैं 17, पाँचवें में 2, छठे और सातवें में 4-4। वापस देखें आप, अगर आपको इनको याद करना हो तो अब देखें आप, पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 3 दूनी 6, चौथा सबसे चोखा इसलिए इसमें 17, पाँचवें में 2 और छठे में 4-4। उम्मीद है आपको ये याद हुई होंगी। पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 3 दूनी 6, चौथा सबसे चोखा इसलिए 17, पाँचवें में 2, छठे में 4, सातवें में 4। अब इनको याद करना है, इनके नाम को। तो नंबर 1 से किसी चीज़ का प्रारंभ होता है, नंबर 1 से किसी चीज़ का प्रारंभ होता है, इसलिए पहले का नाम है प्रारंभिक। दूसरे के अंदर 2 तरह के शब्द याद रखने, निःशुल्क और अनिवार्य। इसका मतलब दूसरे भाग का जो नाम है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। नंबर 3, जिसमें 3 ही तरह के शब्द हैं। देखें आप, जिस तरह से दूसरे में 2 तरह के शब्द हैं निःशुल्क और अनिवार्य, उसी तरह से तीसरे में 3 तरह के शब्द हैं, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता। इन तीनों के कर्तव्य हैं। अब आप स्वयं सोचें, माता पिता के कर्तव्य क्या होते हैं? माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो बालक को विद्यालय तक भेज दे। स्थानीय प्राधिकारी के अंदर आते हैं जैसे सरपंच है, एमएलए है, या फिर स्थानीय प्राधिकारी जैसे स्कूल का एचएम है, ये स्थानीय प्राधिकारी। जबकि समुचित सरकार ये वो अधिकारी हैं जैसे जिला शिक्षा अधिकारी है, सरकार की तरफ से कोई भी नियुक्त जो अधिकारी है वो समुचित सरकार है। तो ये समुचित सरकार के कर्तव्य होते हैं कि वो विद्यालय की स्थापना करे, स्थानीय प्राधिकारी वो विद्यालय का सफलतापूर्वक संचालन करे, और माता पिता का कर्तव्य होता है वो किसी बालक को विद्यालय तक भेज दे। तो ये है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता। नंबर 3 के अंदर 3 तरह के शब्द हो गए। चौथा मैंने आपको बताया था सबसे चोखा है, इसमें विद्यालय के शिक्षकों के कर्तव्य, विद्यालय व शिक्षकों के चोखे चोखे कर्तव्य। तो ये भाग 4 का नाम है। पा से पा याद रखना। 5 का पहला वर्ण है पा और पहला वर्ण है पा, यानी पा से पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। तो 5वें पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। छठे में क्षरंक्षण, छठे में क्षरंक्षण। कौन सा क्षरंक्षण? बाल क्षरंक्षण अधिकार 2005 अर्थात एनसीएफ 2005, जिसका नाम है बाल संरक्षण अधिकार 2005। लेकिन हमें इस धुन में याद रखना, छठे का क्षरंक्षण, छठे में क्षरंक्षण। और 7वां प्रकीर्ण। किसी सबसे अंत में जो होता है, जैसे एक पेड़ है,
तो उसके सबसे ऊपर जो है वो प्रकीर्ण होता है। तो ऐसे याद रखना है, नीचे से पहला से लेकर के जो 7वां है उस भाग का नाम है प्रकीर्ण। यदि मैं इन भागों को याद करने के लिए कहूँ, जैसे मान लो अगर मैं इनको ये यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और डिस्ट्रॉय करने के पश्चात यदि हम इनके नामों को रिवाइज करना चाहें तो देखें आप, नंबर 1 सबसे पहले प्रारंभ होता है तो पहले का नाम प्रारंभिक। नंबर 2 दो तरह के शब्द, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। नंबर 3 तीन तरह के शब्द होंगे, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। चौथा सबसे चोखा है इसलिए विद्यालय व शिक्षकों के कर्तव्य। पासे पांचवें पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। छठे में संरक्षण अर्थात बाल संरक्षण और 7वां प्रकीर्ण। इस तरह से ये 7 भागों के हमें नाम याद हो गए। इसके बाद में आइए देखते हैं जो पहला भाग है प्रारंभिक, जिसमें नंबर 1 धारा जो 1 है आरटी की धारा 1, संक्षिप्त नाम व विस्तार। इसका नाम है संक्षिप्त निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये नाम दिया गया है और इसमें इस नाम का अर्थात इसका विस्तार है। तो देखो सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो प्रारंभ हमेशा नाम से होता है। नंबर 2 परिभाषा। अच्छा, विस्तार से ये अर्थ है निःशुल्क और अनिवार्य, इनका विस्तार किया गया है, ये इन शब्दों की व्याख्या की गई है। जबकि परिभाषा का अर्थ ये होता है इस धारा में जगह जगह आए हुए हैं। जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया था स्थानीय प्राधिकारी क्या होता है, समुचित अधिकारी क्या होता है। इन शब्दों का अर्थ प्रारंभिक शिक्षा किसे मानेंगे, प्राथमिक शिक्षा किसे मानेंगे, हम इसमें ये भी पढ़ेंगे। दुर्बल वर्ग के जो बच्चे हैं तो दुर्बल शब्द से क्या अर्थ है। अभिभावक अगर कहीं शब्द आता है तो अभिभावक या संरक्षक से क्या तात्पर्य होगा। किसी माता पिता दोनों के न होने की स्थिति में संरक्षक की परिभाषा में क्या आता है। ये परिभाषाएं इस तरह की जो है वो नंबर 2 में। तो नंबर 1 में नाम, नंबर 2 में परिभाषा। यहाँ तक कि कोई विशेष ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं जो भाग 2 था जिसमें 2 तरह के शब्द थे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें धारा 3 के अंदर 3 तरह के शब्द हैं, स्थानीय अधिकारी, माता पिता के कर्तव्य और समुचित अधिकारी के कर्तव्य। और 4 और 5 में 4 से याद रखें कि जो चौथुराम है उसने जिन बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हुई उनके लिए विशेष कक्षाएं, ऐसे बालक जिन बच्चों की प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हुई है उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करवा करके उनको 6 से 14 वर्ष की आयु तक के अंदर प्राथमिक जो शिक्षा है वो पूर्ण करवानी है। अर्थात प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा 8वीं कक्षा तक को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। तो चौथुराम का ये चौथुराम विशेष उपबंध कौन करेगा। देखो वहाँ एज इट इज शब्द आएंगे और पूछा जाएगा कि विशेष उपबंध अर्थात प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा के लिए विशेष उपबंध कौन सी धारा में उल्लेख है, तो चौथुराम धारा 4। और पांचुराम स्थानांतरण का अधिकार। यूँ समझो अगर कोई भी विद्यालय चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट विद्यालय है वो टीसी नहीं देता है। स्थानांतरण का मतलब है टीसी। अगर टीसी नहीं देता है तो गांव से 5 आदमी जाएंगे, पांचुराम जी साथ रहेंगे और बच्चे को टीसी दिलवाएंगे। तो विशेष उपबंध चौथुराम और पांचुराम टीसी का अधिकार। अब यहाँ देखते हैं, समझने वाली बात यह है अभी तक हमने जो 5 धाराएं पढ़ी है उसमें नंबर 1 धारा 1 में संक्षिप्त नाम है, धारा 2 में परिभाषा है, 3 के अंदर स्थानीय अधिकारी, माता पिता और समुचित अधिकारी के कर्तव्य। चौथुराम जिन बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा नहीं है उसके लिए विशेष उपबंध, और पांचुराम जी जाकर के टीसी दिलवाएंगे। तो पहले के अंदर हमने देखा था कि पहले के अंदर 2 धाराएं हैं, दूसरे में 3 धाराएं हैं। इस तरह से ये 5 धाराएं हो गई। अब बचा भाग 3 समुचित सरकार, स्थानीय अधिकारी और माता पिता के, जिसके अंदर कर्तव्यों का उल्लेख है। तो यहाँ धारा 6 से 11 तक है। छठे में समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 3 वर्षों में स्कूल की स्थापना तथा सुविधाएं उपलब्ध हो। अब यहाँ कितने 6 का प्रयोग हो गया। 6 को मैंने जानबूझकर 6 इसलिए बोला, 6 में क्या है, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 3 वर्षों में स्कूल की स्थापना, प्रत्येक
ऐसी जगह जहां आवश्यकता हो वहां 3 वर्षों के अंदर विद्यालय को स्थापित करने का दायित्व किनका होगा? समुचित सरकार का होगा। समुचित सरकार से तात्पर्य वैसे राज्य सरकार होती है और स्थानीय प्राधिकारी, ये मिलकर के 3 वर्षों के अंदर अंदर वहां स्कूल की स्थापना करेंगे। तो धारा 6 हो गई। धारा 7, जब आप साथ साथ रहते हैं, देखो साथ शब्द को मैंने साथ बना लिया। जब आप साथ साथ रहते हैं, जैसे आप तैयारी करने के लिए अपने किसी साथी के साथ रूम पर रहते हो, तो वहाँ जो ही 1 महीना पूरा होता है आप अपने खर्चे का एक अनुपात तय करते हैं। हो सकता है कोई 15 दिन रहा हो और हो सकता है कोई पूरे 30 दिन रहा हो। ऐसे में उनके बीच में 2:3, 2:4 या 1:2 जिसको हम बोलते हैं, ऐसे किसी अनुपात में खर्चे का बंटवारा होगा। ठीक उसी तरह से इस निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार का जो वित्तीय अनुपात है वो धारा 7 में तय है। तो 7 के अंदर साथ साथ रहने पर खर्चे का अनुपात, तो केंद्र व राज्य का अनुपात। धारा 8 फोर ठाठ, एक सरकार के ठाठ तब होंगे जब उनको विजय मिलती है चुनाव के अंदर, और चुनाव में विजय तब मिलेगी जब वो अपना दायित्व पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। तो धारा 8 के अंदर समुचित सरकार के दायित्व है। धारा 8 में समुचित सरकार के दायित्व है। धारा 9 आप देखो, 9 को मैंने इस तरह से लिख दिया जिसका अर्थ है नहीं। 9 आप लेट नहीं आ सकते। स्थानीय प्राधिकारी कौन होता है? किसी विद्यालय का संचालन करने वाला एचएम या प्रिंसिपल। तो आप अपने अधिकार, जो प्राधिकारी है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, वो समय पर आए, देरी से ना आए, अर्थात 9 धारा 9 में 9 आप लेट नहीं आ सकते। तो ये स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। धारा 10 फोर बस, 10 फोर बस, माता पिता अपने किसी बालक को बस में बिठा करके विद्यालय तक भेज दे, ये उनका कर्तव्य है। बाकी फिर विद्यालय जाने, टीचर जाने, उनका काम जाने है। तो ये होगी धारा 10 माता पिता के कर्तव्य। धारा 11, जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, जिनकी आयु अभी विद्यालय जाने की नहीं हुई है, 6 वर्ष की नहीं हुई है, ऐसे बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं और आंगनवाड़ी घर के बिल्कुल पास में होती है, तो वो बच्चे 11 नंबर गाड़ी से चले जाएंगे। 11 नंबर का मतलब पैदल ही। तो पैदल तो कौन जाएंगे? आंगनवाड़ी वाले। तो आंगनवाड़ी वाले होते हैं पूर्व प्रारंभिक शिक्षा करने वाले। तो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था जैसे आंगनवाड़ी। फिर से देखते हैं धारा 6, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी 3 वर्षों में स्कूल की स्थापना करेंगे। धारा 7 में साथ साथ रहने पर केंद्र राज्य का वित्तीय अनुपात। धारा 8 पर ठाठ तब होगा जब समुचित सरकार अपना दायित्व निभाएगी। धारा 9 आप लेट नहीं आ सकते, तो ये स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य हैं। धारा 10 फोर बस, माता पिता के कर्तव्य हैं। धारा 11 नंबर गाड़ी से आंगनवाड़ी वाले विद्यार्थी जाते हैं जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा। जैसे सेंटेंस इसमें लिखे हुए हैं ठीक वैसे के वैसे आने हैं वहाँ परीक्षा में और धारा पूछना है। अब आप देखें 3 के अंदर भाग 3 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 6। 3 दूनी 6, अपन ने ऐसा बोला था। तो ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 6 धाराएं हो गई। भाग 4 जो सबसे चौथा है, जिसमें विद्यालय शिक्षकों का कर्तव्य है, और इसमें कुल 17 जो है वो धाराएं हैं। तो ये इसमें 12 से 18 जो लिखी है ना, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ 12 से 18 नहीं होकर के ये है 12 से 28। 12 से 29 नहीं होगी, 12 से 28 तक जो है वो 17 धाराएं हो चुकी है। विद्यालयों के उत्तरदायित्वों की सीमा धारा 12 का मतलब है बाहर यानी अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकता, बाहर ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या है? ये एक सीमा हो गई। तो धारा 12 के अंदर सीमा है किसकी? विद्यालयों के उत्तरदायित्वों की सीमा। और इसी में 12×24 और 1 आप मेरी तरफ से जोड़ दें, 25% सीटें जो आरक्षित रहेगी दुर्बल लाभान्वित बालकों हेतु, जिनको अपन बीपीएल मानते हैं। ऐसे कुछ गरीब बच्चों को 25% जिनका सरकार जो है किसी प्राइवेट स्कूल वाले को उसकी फीस जो है उनका पुनर्भरण सरकार करती है। ये धारा 12 के अंदर है। तो विद्यालयों के उत्तरदायित्वों की सीमा है इसमें। एक तो ये याद रखें कि बार सीमा है, और 12×24 1 मेरी तरफ से जोड़ना है, 25% सीटें आरक्षित रहेगी धारा 12 के अनुसार। धारा 13 तेरी कोई फीस नहीं। 13 में तेरी कोई फीस नहीं, यानी प्रवेश हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तेरी प्रवेश की कोई फीस नहीं। धारा 14 वर्ष की आयु के लिए
भगवान राम को वनवास हुआ था, तो 14 आयु तुरंत याद रखना है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक ये आरटी लागू रहेगी। तो 14 वर्ष की आयु का सबूत न होने पर भी प्रवेश से रोका न जाए, अर्थात आयु का अगर सबूत नहीं है तो केवल एक वो शपथ पत्र प्रस्तुत करके कि इसकी उम्र ये हुई है और हमारे पास किसी तरह की आयु का कोई सबूत नहीं है और अभी तक ये विद्यालय नहीं गया था, और ये जब 8 साल का है तो उसे कक्षा 3 में प्रवेश दिया जाएगा, 9 का है तो 4 में, 10 का है तो 5 में, इस तरह से। तो 14 फॉर आयु, 14 की आयु जो है उसका सबूत न मांगने पर भी प्रवेश से रोका न जाए। 15 प्रवेश इंकार, कुछ चीज़ें धुन में याद हो जाती है। 15 प्रवेश इंकार, 15 प्रवेश इंकार, वापस देखें 12 में 12 सीमा है और 12 दूँ 25, सॉरी 12 दूँ 24, एक मेरी तरफ से जोड़ना है तो विद्यालय के उत्तरदायित्वों की सीमा है। 13 तेरी कोई फीस नहीं है। 14 में आयु, 14 वर्ष की आयु तक ये आरटी लागू है, तो आयु का सबूत न होने पर भी प्रवेश से रोका न जाए। 15 प्रवेश इंकार। उसके बाद में धारा 16 रोकने निष्कासन का प्रतिषेध। न तो आप किसी बच्चे को किसी क्लास में रोक सकते हो और न ही उसे निष्कासित कर सकते हो। तो धारा 16 के अंदर है 16 रोकने निष्कासन का प्रतिषेध। ये इसमें प्रतिषेध में आप देख लें षटकोण का आएगा, ये गलत छप गया। और धारा 17 फॉर खतरा, शारीरिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। 17 फॉर खतरा, अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को शारीरिक उत्पीड़न, डांट देता है, डंडा लगा देता है, तो ये उसके लिए खतरा बन सकता है, उसकी नौकरी तक जा सकती है। तो धारा 17 फॉर खतरा, शारीरिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। इसके बाद में आगे देखें धारा 18, अगर कोई बिना मान्यता कोई विद्यालय स्थापित कर लेता है तो दूसरे लोग उसकी शिकायत करते हैं, वो मानता नहीं है तो कहता है उसकी जो शिकायत करने वाला, एक मारवाड़ी राजस्थानी भाषा का शब्द है कि बेटा ठार ठार कर खा। ठार का मतलब है 18, तेरे पास मान्यता नहीं है और तुझे स्कूल को बंद करना पड़ेगा। तो धारा 18 के अंदर जो है बिना मान्यता कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं हो सकता। ऊनी मान, ऊनी का मतलब है 19, मान, ऊनी मान ले, जो तूने पहन रखा है ना कपड़ा उसी को ऊनी मान ले ताकि सर्दी नहीं लगे। तो ऊनी मान। धारा 19 में मान्यता के मानक है, मान व मानक। मान्यता के लिए आपको आपके पास 50% जो विद्यालय कार्मिक है वो ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, वो BA BEd या BSc BEd या फिर STC होना चाहिए, आपके पास इतना ग्राउंड होना चाहिए, इतना फर्नीचर होना चाहिए। ये सब जो मान व मानक निर्धारित किए गए हैं वो धारा 19 के अंदर है। जब विष होता है, संस्कृत में वैसे विष बोलते हैं 20 को, विष का हमेशा संशोधन करना पड़ता है। तो धारा 20 के अंदर संशोधन, 20 में संशोधन की प्रक्रिया। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का गठन। यूँ मानो कि जब किसी समिति का गठन होता है तो फिर एक नेग देना पड़ता है, 21 रुपये का कम से कम नेग हो। तो धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति, और उस विद्यालय के विकास के लिए जो योजना बनती है उस योजना बनाने का दायित्व बाईसा का है। किसका है? एक बाईसा है। यूँ मानो कि वो प्रिंसिपल है, उस बाईसा का विद्यालय विकास योजनाएं, ये उस बाईसा का दायित्व है। तो धारा 22 में विद्यालय विकास योजनाएं और 21 रुपये का नेक देकर के विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाए। 20 का संशोधन करना है, 19 मान, मान्यता के मान व मानक। और धारा 18 में ठार ठार के खा बेटा, तेरे पास मान्यता नहीं है इसलिए तू विद्यालय स्थापित नहीं कर सकता। धारा 23 को भला कौन भूल सकता है, इसके अंदर रीट का एग्जाम है, शिक्षक पात्रता परीक्षा धारा 23 में है। जिस तरह से बाबा रामदेव ने 24 कर्तव्यों का निर्वहन किया था, 24 अर्थात जिस तरह से बाबा रामदेव ने कुल 24 पर्चे दिए थे, उसी तरह से धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य है। तो धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य, और धारा 25 में 55-25, यूँ मानो कि एक अनुपात हो गया शिक्षक छात्र अनुपात, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल कितना अनुपात होना चाहिए, कितने विद्यार्थियों पर कितना अध्यापक होने चाहिए। उसी तरह से जो उच्च प्राथमिक 8वीं तक का विद्यालय है वहाँ कितने अनुपात पर एक अध्यापक होना चाहिए। धारा 26, ये हमेशा लगभग ऐसा होता है कि 26 जनवरी को गवर्नमेंट जो है वो नए शिक्षकों को नियुक्त करती है, तो 26 को शिक्षकों की नियुक्ति
25 में शिक्षक छात्र अनुपात है और 26 को नियुक्ति। 24 में कर्तव्य ही 24 कर्तव्यों का निर्वहन बाबा रामदेव ने किया था। 23 में रीट का एग्जाम है, इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको भला हम कैसे भूल सकते हैं। धारा 22 जो है वो विकास योजनाएं तैयार करेगी और 21 रुपये का नेक देना समिति के गठन पर। 20 का संशोधन करना। उन्नीमान ठार ठार के कहा बेटा तू विद्यालय को स्थापित नहीं कर सकता बिना मान्यता के। धारा 27 सरकारी जो शिक्षक हैं उनकी सत्ता इसलिए गड़बड़ा गई क्योंकि उनको कभी जनगणना के लिए, कभी पोलियो पल्स पोलियो अभियान के लिए, तो कभी किसी कार्य के लिए, कभी कोरोना में ड्यूटी, इस तरह से उनको जो शिक्षण कार्य नहीं है ऐसे कार्य में लगा दिया जाता है और उनकी सत्ता जो है वो डगमगा रही है। इसलिए कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया कि गैर शैक्षणिक कार्य के अंदर शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता और ये इसका उल्लेख आरटीई में भी है। तो धारा 27 में गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करके उनकी सत्ता को स्थापित करना। तो सत्ता फॉर 27। 28 प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हो। का मतलब है 28 प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। इस तरह से हमने धारा 28 तक जो है वो अध्ययन कर लिया। एक बार वापस यदि इनका रिवाइज आप करें तो बेहतर ढंग से याद हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं धारा 29 और धारा 30। अब आप देखें 29 को कई जगह ऐसे बोलते हैं 29, गलत है ये शब्द 29 होना चाहिए, लेकिन इसको बोलते हैं 29। तो गुण का जब किसी बालक के गुण जांचने हों तो वहाँ पाठ्यक्रम व मूल्यांकन, पहले पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना और फिर उसकी मूल्यांकन यानी उसका टेस्ट लेना, तभी उसके गुणों का जो है वो आकलन होगा। जो भाग 5 के अंदर है पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, जिसके अंदर मात्र 2 धाराएं हैं, पाठ्यक्रम व मूल्यांकन को प्रक्रिया को पूरा करना है धारा 29। मैं 29 जानबूझकर बोल रहा हूँ, बाकी है ये 29। धारा 30। अब देखो 30 लिखते तो ऐसे हैं, लेकिन जब छोटी मात्रा कर देते हैं तो ये हो गया 30 का मतलब है प्यास। जिस समय मूल्यांकन हो जाता है फिर उसके बाद में कुछ दिनों का अवकाश कर दिया जाता है और लगभग ये मई जून में ये कार्य होता है। उस समय भयंकर गर्मी पड़ती है। 10 दिन 15 दिन के बाद में विद्यार्थी को बुलाया जाता है कि आप अपना प्रोग्रेस कार्ड यानी परीक्षा प्रमाण पत्र वो आकर के ले जाना। उस समय क्या होता है, स्कूलों में छुट्टियां हो जाती है, बच्चे आते नहीं हैं, तो फिर पेयजल की जो समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। फिर जो बच्चे जिस दिन प्रमाण पत्र लेने आते हैं उस दिन बेचारे बैठे बैठे उन्हें प्यास लगती रहती है, तिस लगती है। तो परीक्षा प्रमाण पत्र जब लेने के लिए आते हैं बच्चे, उस समय उनको क्या लगती है, तिस। तो धारा 30 जो है उसमें परीक्षा प्रमाण पत्र और 29 में गुणों की जांच के लिए पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट 6 में संरक्षण जो हमने पढ़ा था, 6 में संरक्षण, बाल संरक्षण अधिकार, जो धारा 31 से 34 और इसके अंदर 4 है। धारा भाग 6 और भाग 7 दोनों में 4 है। यहाँ आप देखें, एक कल्पना करें आप, एक स्कूल में जिसके अंदर किसी एक कक्षा के अंदर कुछ बच्चे हैं। प्रत्येक कक्षा के अंदर जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि वो बच्चे बार बार अपने पास आते हैं। फॉर एग्जांपल हम टीचर हैं, बार बार आते हैं, सर ये नहीं मान रहा, सर ये नहीं मान रहा। तो बार बार जब वो शिकायत करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है, जब मॉनिटर बना देते हैं तो मॉनिटर बार बार आता है, सर ये नहीं मान रहा, सर ये नहीं मान रहा, सर ये नहीं मान रहा। तो हम क्या करते हैं कि जो बच्चा, मॉनिटर ऐसा होना चाहिए जो बच्चा विद्यालय में उन बच्चों पर कमांड कर सके, मॉनिटर ऐसा होना चाहिए। तो पूरे जो 31 दांत वाले हैं, अर्थात जो 31 दांत वाले हैं, बाल अधिकारों की मॉनिटरिंग, 32 दांत क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि जो बच्चा जिसके 31 दांत है ऐसे बच्चे को हम क्या बनाएंगे, मॉनिटर। जिसके एक दांत नहीं है तो वो बेचारा अपने पास नहीं आएगा, वो पर्ची में नाम लिख करके वो चुप रहेगा, वो खुद चुप रहेगा, क्योंकि जिसको मॉनिटर बना देते हैं फिर वो बोलने लग जाता है। तो मॉनिटर कैसे बालक को बनाना चाहिए, जिसके 31 दांत हो, ताकि वो संपूर्ण कक्षा पर मॉनिटरिंग कर सके। और बच्चे तो ऐसे नहीं आएंगे क्योंकि मॉनिटर आएगा सिर्फ हमारे पास, और मॉनिटर जब भी आएगा तो वो हमसे ज़्यादा बात नहीं करेगा, वो केवल पर्ची पर नाम लिख करके हमारे सामने पर्ची कर देगा। तो 31 दांत वाला होना चाहिए मॉनिटर।
तो बाल अधिकारों की मॉनिटरिंग धारा 31 में। अब जो 32 दांत वाले हैं ना, उनकी शिकायतों को दूर कौन करेगा? ये मॉनिटर। तो धारा 32 शिकायतों को दूर करना और धारा 31 वो मॉनिटर है, इसलिए बाल अधिकारों की मॉनिटरिंग। धारा 33, अब 33 और 34 को इस तरह से याद रखें कि धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन और धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन। जब 33वां जिला बना था तो उस समय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन हुआ था और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने ऐसी सलाह दी थी कि जो है ना 33 जिले होने चाहिए राजस्थान में। तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो आरटीई है उसको किस तरह से बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है। और राज्य के लिए जो आरटीई लागू करेगी उसके लिए सलाहकार परिषद धारा 34 के अंदर है। नेक्स्ट देखें भाग 7, जिसके अंदर 4 धाराएं हैं, धारा 35 से 38 तक। धारा 35 शक्ति, ऐसे याद रखना है, 35 शक्ति, निर्देश देने की शक्ति। निर्देश देने की शक्ति समुचित सरकार के पास होगी, जो स्थानीय प्राधिकारी को निर्देश देगी इसको लागू करने के लिए। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देगी। तो ये है निर्देश देने की शक्ति, 35 शक्ति। 36 कौम की किसी भी कार्य को करवाने से पूर्व 36 कौम की मंजूरी होनी चाहिए। 36 कौम की मंजूरी, तो अभियोजन से पूर्व मंजूरी। इसका मतलब ये है जब भी कोई अभियोजन लागू किया जाता तो उससे पूर्व जो सक्षम अधिकारी होता है उससे मंजूरी लेनी आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा इसको सरल भाषा में मैं अगर समझाऊं, किसी स्कूल के अंदर अगर कोई पेयजल की टंकी निर्माण की बात होती है तो सक्षम अधिकारी से ऊपर से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो धारा 36 के अंदर अभियोजन से पूर्व मंजूरी। धारा 37 सद्भाव, ये केवल भाव यहाँ टाइप हो गया जबकि शब्द है सद्भाव। सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के प्रति संरक्षण। इसका मतलब ये है कि अगर सद्भाव पूर्वक किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो उसका संरक्षण, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही, उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी। तो 37 सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के प्रति संरक्षण। और धारा 38 में समुचित सरकार को इस कानून को बनाने का अधिकार। इसका मतलब इसी धारा का उपयोग करके राजस्थान ने अपने यहाँ पर आरटी जो है वो उसको बनाया था और लागू किया था। तो धारा 38 समुचित सरकार को इस कानून को बनाने का अधिकार। अब आप थोड़ा सा ये देखें, ये पहले मैं इसको खाली कर लेता हूँ। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि धारा 1 में क्या है, तो 1 में तो नाम तथा विस्तार है। धारा 2 के अंदर क्या है? 2 तरह के शब्द हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 3 के अंदर क्या है? 2 में है परिभाषा, ये तो भाग बता दिया था मैंने, 2 में परिभाषाएं। नंबर 3 के अंदर 3 तरह के कर्तव्य हैं, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। जो धारा 4 है उस धारा 4 के अंदर चौथुराम है जो विशेष उपबंध करेगा, अर्थात प्राथमिक व प्रारंभिक शिक्षा जिनकी पूर्ण नहीं हुई है उनके लिए विशेष कक्षाएं। धारा 5 पांचुराम जो है वो स्थानांतरण यानी टीसी दिलवाएगा, स्थानांतरण का अधिकार होगा किसी बालक को। धारा 6 के अंदर समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी 3 वर्षों में स्कूल की स्थापना करेंगे। धारा 7 में साथ साथ रहने के कारण केंद्र व राज्य के वित्तीय अनुपात है 8/68 तब होंगे जब समुचित सरकार अपना कर्तव्य या दायित्व का निर्वहन करेगी। 9 के अंदर 9 स्थानीय प्राधिकारी जो है उनके कर्तव्य हैं। 10 फॉर बस माता पिता के कर्तव्य, क्योंकि बस में बिठाने का कर्तव्य माता पिता का होता है। 11 नंबर गाड़ी से बच्चे आंगनवाड़ी में चले जाएंगे तो पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं के लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था। 12 का अर्थ है बाहर और बाहर सीमा होती है तो विद्यालयों के उत्तरदायित्वों की सीमा और 25% दुर्बल वर्ग के लिए आरक्षित। 13 कोई फीस नहीं। 14 वर्ष की आयु का सबूत न होने पर भी
प्रवेश से वंचित न किया जाए। 15 प्रवेश इनकार, प्रवेश से आप इनकार नहीं कर सकते। 16 रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध, वहाँ बालक जो है वो सो रहा रहना चाहिए, उसे रोक नहीं सकते किसी क्लास में, निष्कासित नहीं कर सकते। 17 फॉर 17 खतरा, किसी अध्यापक जो है उसके द्वारा किसी बालक को शारीरिक उत्पीड़न नहीं दिया जाए। 18 ठार ठार के खा बेटा, तेरे पास मान्यता नहीं है, इसका मतलब बिना मान्यता के कोई विद्यालय स्थापित नहीं हो सकता। 19 मान व मानक, मान्यता के मान व मानक। 20 का संशोधन, इस आरटी में कभी भी संशोधन किया जा सकता है। 21 में 21 रुपये का नेक देना। विद्यालय प्रबंधन समिति 22 विद्यालय विकास योजनाएं 22 निर्धारित करेगी। 23 रीट का एग्जाम है, विद्यालय यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा है। 24 में 24 तरह के कर्तव्य अर्थात शिक्षकों के कर्तव्य। 25 वो अनुपात होंगे विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात। 26 में 26 जनवरी को शिक्षकों की नियुक्ति, तो शिक्षकों की नियुक्ति धारा 26 में है। 27 सत्ता तब रहेगी जब गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति होगी। 28 में आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, इसका मतलब प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। 29 में गुण, इसका मतलब पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया है। 30 के अंदर 30 लग जाएगी जब बालक परीक्षा प्रमाण पत्र लेने के लिए आएंगे, इसका मतलब परीक्षा प्रमाण पत्र धारा 30 के अंदर है। 31 दांत वाले को मॉनिटर बनाना है, तो बाल संरक्षणों के जो अधिकार हैं उनकी मॉनिटरिंग। और 32 में 32 दांत वालों की शिकायतों को दूर करना है, तो उन शिकायतों को दूर करना। 33 में जिला बनाने के लिए, 33 जैसे राजस्थान में जिले हैं तो जिला बनाने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। और 34 के अंदर है राज्य सलाहकार परिषद। 35 शक्ति अभियोजन से पूर्व उसकी निर्देश देने की शक्ति। और 36 में 36 कौम की मंजूरी, अभियोजन से पूर्व मंजूरी। 37 सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही। और 38 में कोई भी राज्य यानी समुचित सरकार को इस बात की शक्ति होगी कि वो आरटी को लागू कर सके, उसी का उपयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने इसको लागू किया है। धन्यवाद। इससे जुड़े हुए फिर कुछ पहलू लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें जो नए साथी हैं। मैं हिंदी से जुड़े हुए भी कुछ जो बातें लेकर के और आपके सामने अतिशीघ्र हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।